नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आज दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे हिस्ट्री के ही, मॉडर्न हिस्ट्री के, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। तो वैसे मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूं कि जो भी स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन मतलब हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ते हैं, तो आप देखते होंगे कि 1885 यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होती है, उसके बाद से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। मतलब पिछले 10 सालों का अगर मैं ट्रेंड आपको बता दूं कि 1885 के बाद से अगर मान लीजिए यूपीएससी का पेपर है, तो यूपीएससी के पेपर में अगर जैसे मैंने कहा था कि 6 से लेकर 8 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, तो उसमें से 60 से 70% क्वेश्चन 1885 के बाद के होते हैं। बाय द वे कभी भी हो सकता है कि ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, टॉपिक तो आपको सब पढ़ना ही है, लेकिन टॉपिक में जो स्टार्ट कर रहा हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए हमको पढ़ना सब है। मैंने आपसे कहा कि 1885 के बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1885 से लेकर 1947 तक का, भारत की आज़ादी तक का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे कोई वनडे एग्जाम हो। लेकिन ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है। जो वही टॉपिक मैं सेलेक्ट करूँगा जो परीक्षाओं में, आपके आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो कल एक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन, मैंने आपको पढ़ा दिया। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी सारा पढ़ा दिया। आज मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। ठीक है, कि इकोनॉमी की क्या स्थिति थी उस समय भारत की। ठीक है, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु की पॉइंट की बात करेंगे। भारत का व्यापार संतुलन जो था वो क्या था? अनुकूल था। ठीक है, उस समय जो था भारत का जो व्यापार संतुलन यानी ट्रेड जो भी था, बैलेंस था, वो अनुकूल था। भारत की संपन्नता का सबसे बड़ा आधार इसके गांव की आत्मनिर्भरता थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन जो लिखा हुआ है कि संपन्नता का सबसे बड़ा आधार क्या था? गांव की आत्मनिर्भरता थी। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या था कि सभी गांव के जो भी किसान भाई थे वो अपने दम पर, अपने पैर पे, अपने बलबूते पे कुछ भी काम करते थे। मतलब आज भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन संपन्नता का आधार का मतलब ये कहने का मेरा मतलब है कि आत्मस्वावलंबन की उनके अंदर भावना थी। ठीक है, जैसे और आगे बताया भी गया है। और इन आत्मनिर्भर गांव में जजमानी प्रथा अर्थात अदला बदली प्रथा मुख्य रूप से प्रभावी थी। कि अदला बदली का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि मैं ए आदमी बी आदमी को चावल देता है, तो बी आदमी ए आदमी को उसके बदले में आटा देता है। तो यही अदला बदली सिस्टम था उस समय गाँव में, सबसे ज़्यादा प्रचलन था। आज भी प्रचलन में है लेकिन न के बराबर है। ठीक है, इस ग्लोबलाइजेशन ने क्या क्या सिखा दिया और आज हम क्या क्या देख रहे हैं, आप लोग भली भांति परिचित होंगे। और आज भी गांव, जो भी मजदूर भाई हमारे हैं जो कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण शहर से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो उनका भी यही उद्देश्य है कि हम अपने गांव जाएं, अपने लोगों के बीच में जाएं, और हम जो भी करेंगे, भले से शहर की तरह हम पैसे नहीं कमा पाएंगे, लेकिन जितना कमा पाएंगे हम सुकून से कम रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भारत में कृषि और कुटीर उद्योग के बीच एक बेहतर सामंजस्य था, जिसमें श्रम आधारित कुशल रोजगार की प्रचुरता थी। इवन गांधी जी भी कहते थे आत्मस्वावलंबन की भावना। गांधी जी भी इसी के पक्षधर थे, कुटीर उद्योग के ही पक्षधर थे। वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्षधर कभी भी नहीं थे। वो गाँव को ही सबसे बड़ा उस पिलर मानते थे। किसी भी देश की समृद्धि का सबसे बड़ा पिलर उसके गाँव की संपन्नता होती है, गाँव के किसान होते हैं, और आज भी है। लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब से स्थिति, जो काम किसान करते थे, जो काम मजदूर करते थे, वो काम मशीन करने लगे, और उसी का परिणाम है, आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई है। ठीक है, वो भी ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़रूरी है तो कुटीर उद्योग भी ज़रूरी है, श्रम आधारित उद्योग भी ज़रूरी है। सब एक दूसरे से रिलेट हैं। तो उस समय की बात की जा रही है, उस समय के प्रॉस्पेक्टस से मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय जो भारत में कृषि और कुटीर उद्योग के बीच जो एक बेहतर तालमेल था, एक सामंजस्य था, जिसमें श्रम आधारित कुशल रोजगार की प्रचुरता थी। भारत को किसी भी देश, मुख्यतः यूरोप के उत्पादन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं थी, जबकि वस्त्र,
कामा है, यहाँ पे कॉमा है, मसालों आदि के लिए यूरोपी जो थे भारतीयों पर निर्भर थे। जैसे मैंने कहा कि कोई भी पश्चिम से, कोई भी ब्रिटिशियस या कोई भी भारत आता था तो मसालों के व्यापार, मसालों पे सबसे बड़ी पहले नज़र पड़ती थी, वो साउथ इंडिया में ही आता था। भारत का मसाला वर्ल्ड फेमस था, पहले ही बता दिया मैंने। मसाला हुआ, वस्त्र हुआ, ये सभी चीज़ें जो भी थी यूरोपी क्या करते, भारतीयों पर निर्भर थे। क्योंकि भारत में उस समय यूरोप में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के लिए कच्चा माल के उत्पन्न हो चुके थे, बाजार बन चुका था वहाँ पे, एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी आपकी वहाँ पे मशीनीकरण हो चुका था, औद्योगिकरण हो चुका था। तो उनको कच्चे माल की ज़रूरत थी और वो कच्चा माल भारत से ही चाहते थे। अब आगे बताऊँगा मैं ऐसे कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो भारत को उसका हब बना दिया गया था कच्चे माल के लिए, ठीक है। तो भारत को किसी भी देश, मुख्यतः यूरोप के उत्पादन सामग्रियों की आवश्यकता नहीं थी, जबकि वस्त्र, मसालों आदि के लिए यूरोपी भारतीयों पर निर्भर थे। यूरोप से काफ़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं भारत आता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण और नगरीय उद्योग, जो मुख्यतः लघु और कुटीर उद्योग भी, ग्रामीण और नगरीय उद्योग, लघु और कुटीर उद्योग भी बेहतर स्थिति में थे। जहां ग्रामीण उद्योग सामान्यतः दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित थे, तो नगरीय उद्योग नवाबों, राजा, महाराजा आदि के विलासी सामग्रियों के उत्पादन का मुख्य केंद्र था। कहने का मतलब यही है कि जो गांव का उद्योग था लघु और कुटीर उद्योग था, शहर का जो उद्योग था वो क्या था कि नवाबों, राजा महाराजाओं और विलासी सामग्री के उत्पादन का मुख्य मुद्दा। मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ आपको। जैसे गांव का आदमी है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ उस समय के प्रॉस्पेक्टस से, वो उसको क्या चाहिए, इंसान की पहली नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। इंसान की पहली नीड यही होती है कि रोटी कपड़ा मकान। अब उसके बाद क्या चाहिए वो ज़रूरी नहीं है, उसे विलासी चीज़ें कहते हैं। अब आप पार्क एवेन्यू का डीओ मारिए, आप वुडलैंड का जूता पहनिए, रिबॉक पहनिए, कुछ भी पहनिए, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपने घर में कजारिया का टाइल्स लगवाइए, चाहे मकराना का टाइल्स लगवाइए, चाहे किसी भी कंपनी का कुछ भी करवाइए लगवाइए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे हुआ, लोग उसके पीछे उस ब्रह्मजाल में फंसते चले गए, ठीक है। तो जो नवाब थे, हमारे राजा महाराजा थे, तो उनको नवाबी करना ही था। तो नवाबी करना था तो उसका फल आगे इतिहास में बताया जाएगा कि क्या स्थिति हुई थी उनकी। तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश हुआ था, ठीक है। भारत में उपनिवेशवादी चरण की मैं बात करूं, रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारत के उपनिवेशवादी चरणों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक का नाम इंपॉर्टेंट है कि इंडिया टुडे किसकी बुक है, रजनी पामदत्त जी की बुक है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 3 भागों में जो उपनिवेशवादी चरण को बांटा है। पहला 1757 से 1813, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होती है। 1813 से 1857, यानी 1757 मतलब प्लासी की विजय के बाद की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 तक की पहला चरण है। दूसरा चरण है 1813 से लेकर 1857 ईस्वी तक, मुक्त व्यापार का दौर, फ्री ट्रेड की बात करी जाएगी। तीसरा है 1860 वित्तीय पूंजीवाद, यह तीसरा चरण है और आखिरी चरण होता है, ठीक है। तो ये देखिए, विश्व में कुल जीडीपी में भारत का योगदान देख लीजिए। अब अगर आप लोग को देखना हो तो देखिए, फिगर के माध्यम से भी बताने की कोशिश किया गया था। यहाँ पे देखिए 1500, 1600, 1700, 1800, 1913, 1950, 1973, देखिए ये पूरा डिटेल आपको दिखा दिया गया फिगर के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रथम चरण क्या था, 1757 से 1813 का चरण क्या था। 1757 से 1813 ईस्वी का प्रथम चरण बलपूर्वक लूट बाजारों पर एकाधिकार व राजकोषीय विशेष पर नियंत्रण कर उसे ब्रिटिश हितों में लगाने हेतु समर्पित था। प्लासी की विजय के बाद से युद्ध नहीं है, यहाँ पे युद्ध है, युद्ध संधियों तथा भारतीय मंडियों पर बलपूर्वक एकाधिकार से भारी मात्रा में पूंजी जो थी वो ब्रिटेन भेजी जाने लगी। यानी कहने का मतलब है कि जब प्लासी की विजय होती है, जब अंग्रेज जीतते हैं, उसके बाद भारतीय बाजारों पर क्या हुआ था, बलपूर्वक लूट बाजार पर एकाधिकार वो प्राप्त करना चाहते थे और वो उस पर नियंत्रण करना चाहते थे और ब्रिटिश हितों में लगाने हेतु समर्पित था वो पूंजी लगाने के लिए। और प्लासी की विजय के बाद जैसे कि कहा गया है कि युद्ध संधियों तथा भारतीय मंडियों पर बलपूर्वक एकाधिकार से भारी मात्रा में जो पूंजी थी वो ब्रिटेन भेजी जाने लगी। दूसरा चरण था 1813 से लेकर 1857 तक का दौर है। 1857 आपको पता है कि
जैसे कि 1857 का महाविद्रोह होता है, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये द्वितीय चरण में देखिए क्या होता है। 1813 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी का दौर जो था वो मुक्त व्यापार का दौर कहलाता है। और इस समय एडम स्मिथ ने क्या दिया था, एक उनकी वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति में कहा है, अहस्तक्षेप के सिद्धांत को भी लोकप्रिय बनाया जा रहा था। अर्थात बाजार के मामलों में राज्य का हस्तक्षेप क्या था, नगण्य था। ये एडम स्मिथ जी के द्वारा बताया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है यूपीपीसीएस में। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है, एडम स्मिथ। इस समय तक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सफलता से संपन्न हो चुकी थी, अतः वहाँ एक नया संपन्न समूह उभरा, ठीक है, और ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला कि भारत का बाजार सभी के लिए खोला जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन था, अब वहाँ पे होड़ मच गई कि सभी के लिए भारत का बाजार खोला जाए, सभी कंपनियां भारत जाएं, ठीक है। तो इसी के बारे में आगे बताने की पूरी कोशिश किया गया है कि 1813 ईस्वी के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अपवाद स्वरूप अभी भी चाय व चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार बना रहा। एकाधिकार उस समय तक था और इसे 1833 ईस्वी के एक्ट से समाप्त हुआ। यानी कि चाय व चीन के एकाधिकार अभी भी बना हुआ था, ठीक है, और 1833 ईस्वी के एक्ट से इस चाय व चीन के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये कई बार यूपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, और यूपीपीसीएस में भी पूछा है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि जब औद्योगिक क्रांति सफल हुआ, अपने पीक लेवल पे थे, वहाँ पे होड़ मचने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही है तो हम भी जाएंगे, और भी कंपनियाँ जाएंगी। तो उन्होंने ब्रिटिश संसद पर दबाव डाला और उसके फलस्वरूप यही हुआ कि 1813 ईस्वी के एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो 1833 से फिर क्या हुआ, चाय और चीन के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक। भारी मशीनों पर आधारित अत्यधिक उत्पादन ही औद्योगिक क्रांति का आधार था, ठीक है, और इन मशीनों को कच्चा माल चाहिए थे, अतः वह भारत को दस्ती नहीं है, जबरदस्ती है, गलत टाइप हुआ है, जबरदस्ती ब्रिटेन का कृषि उपनिवेश बना दिया गया। अर्थात अब भारत को अंग्रेजों की मशीनों के अनुसार फसल बोनी होती थी, जैसे नील, कपास, गन्ना आदि। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बड़ी बड़ी कंपनियां लगी तो उनको कच्चा माल चाहिए था, और कच्चा माल चाहिए तो उनको तो ऐसा बाज़ार चाहिए था जहां से कच्चे माल को अपने ले सकें और फिर वहीं बाज़ार में उसको बेच सके, ताकि पैसा दुगुना मुनाफा कमा सके। तो यही हुआ भी कि भारत को ज़बरदस्ती ब्रिटेन का उपनिवेशवाद बना, कृषि उपनिवेशवाद बना दिया गया, और भारत को अंग्रेज़ों की मशीनों के अनुसार, मतलब उनके अनुसार फसल क्या बोनी है, मेरी खेत है और मैं क्या बोऊंगा, ये वो डिसाइड करेंगे। ये उस समय था। आज तो स्वतंत्र है, आज तो लोकतंत्र है, आदमी अपने खेत में कुछ भी बोए, लेकिन उस समय स्थिति इतनी नगण्य थी, इतनी ख़राब सिचुएशन हो गया था कि अंग्रेज़ों के हिसाब से, उनके हिसाबों से कि वो क्या बोएंगे वो डिसाइड करते थे, ठीक है। उसी के फलस्वरूप आने वाले समय में बताऊंगा कि नील विद्रोह हुआ, कृषक विद्रोह हुआ, बहुत सारे विद्रोह हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बताया जाएगा आपको। अस्पष्टतः इस दौर में भारतीय परंपरागत उद्योगों का अंग्रेजों ने गला घोट दिया। नगरीय उद्योग तो रियासतों के पतन से भी प्रभावित हुए, किंतु ग्रामीण उद्योग इसलिए नष्ट किए गए कि किस सर्वत्र ब्रिटिश माल की पहुंच सहज हो सके। इस दौर में कृषि पर निर्भरता अधिकतम बढ़ने लगी, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रामीणीकरण हो गया। और यहाँ तक कि गांधी जी भी कहते थे कि भारत गांव का देश है, आत्मस्वावलंबन की बात करते थे, कुटीर उद्योग की बात करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कभी भी पक्षधर नहीं थे गांधी जी, ठीक है। तो ये बता दिया गया कि आपका नगरीय उद्योग तो रियासतों के पतन से प्रभावित हुआ और ग्रामीण उद्योग क्या था, नष्ट कर दिए गए, ये आपको बताया गया। अंग्रेजों ने बड़ी कुटिलता से ब्रिटिश माल को भारत में लोकप्रिय बनाने हेतु आयात और निर्यात की दरें ऐसी निर्धारित की कि भारतीय वस्तुएं ब्रिटिश प्रवेश तक महंगी होने लगी और ब्रिटिश सामग्री जो तक भारतीय बाजार में सस्ती होकर पहुँचे। यानी हमारा माल है, हम ही से वो लेके जाते थे, वहाँ से वो उस चीज़ को तैयार करते थे और फिर हम ही को लाके बेचते थे, यानी कि फ़ायदा ही फ़ायदा था। मुक्त व्यापार का दौर भारतीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अत्यधिक शोषक साबित हुआ, जिसमें भारतीय कारीगरों, बुनकरों आदि ने आत्महत्या का वर्ण किया और भारतीय उद्योग इतिहास का विषय बनने लगा, ठीक है। तो ये रहा द्वितीय चरण।
अब हम बात करते हैं तृतीय चरण पे। तृतीय चरण ये गलत लिखा हुआ है, 1860 ईस्वी है, तीसरा चरण था, ये सी है, 1860 ईस्वी का दौर था। ठीक है, तो ये 7 नहीं है, 60 है। 1860 के बाद का तीसरा चरण वित्तीय पूंजीवाद का चरण कहा जाता है। वस्तुतः या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का शीर्ष चरण माना जाता है, जिससे निवेश के द्वारा अधिकतम लाभ कमाया जा सके। अंग्रेजों ने अधिकतम लाभ कच्चे माल की आपूर्ति की निरंतरता और अन्य देशों से मिलती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए भारत में रेलवे, बैंकिंग, बीमा, बागान आदि क्षेत्रों में निवेश आरंभ किया। और रेलवे का लाने का उद्देश्य उनका क्या था कि पैसेंजर ट्रेन चलाना था क्या? नहीं, वो रेलवे का लाने का उनका पहला जो मोटो था 1853 में के बाद जब रेलवे स्टेब्लिश हुआ, तो जो भी गांव से सड़कों शहर को कनेक्ट करना, मतलब पोर्ट को कनेक्ट करना, मतलब कच्चे माल वहाँ से ला के पोर्ट के वहाँ पे नदी के मतलब समुद्र के पास जहाँ पे भी है, जहाँ भी समुद्र है वहाँ पे ट्रेन के द्वारा उस चीज़ को लाया जाता था, मतलब कच्चे माल को लाया जाता था और वो माल विदेश भेजा जाता था पानी के रास्ते, जहाज के रास्ते, पानी जहाज के रास्ते, यानी समुद्र के रास्ते। ठीक है, और एक देखिए आज का दौर ऐसा है कि कोरोना वायरस में कभी भी रेलवे नहीं बंद हुआ था और स्थिति ऐसी है इस समय कि इतिहास में पहली बार रेल को भी बंद करना पड़ा। 1853 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, मालगाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सवारी गाड़ी की बात कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस की महामारी ने अच्छों को सिखा दिया कि ज़िंदगी का मतलब क्या है। ज़िंदगी का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ खुद को सेफ रखना भी है। खैर चलिए मैं आगे बात करूंगा कभी इसकी। भारत में निवेश के कुछ अन्य कारक भी थे जो इस प्रकार है। पहला, 1857 ईस्वी के महाविद्रोह से स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जो है ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। ठीक है, तो उनके इन्वेस्टमेंट का ये भी एक कारण था कि उनको पता हो गया था, उनका उदारवादी रवैया प्रदर्शित करना चाहते थे कि हम आपके हितैषी हैं, और हितैषी का मतलब ही होता है जो हित की ऐसी की तैसी करे, और वही वो कर रहे थे। स्वेज नहर के खुलने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई थी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो था जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में भी संपन्न हो गई, जिससे ब्रिटिश एकाधिकार को चुनौती मिल रही थी और सारे लोग चाहेंगे कि हम भी चलें, हम भी व्यापार अपना लगाएं। ठीक है, तो ये 3 चरण थे। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष क्या हुआ। इस तरह इन तीनों चरणों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अंग्रेजों ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर निर्भर बना दिया। वस्तुतः उपनिवेशवाद की आर्थिक संकल्पना में संप्रभु देश कौन था? ब्रिटेन था। गुलाम देश कौन था? भारत था। कि अर्थव्यवस्था को क्या करता है? पूरा बना देता है। तो ये रहा आपका आज का महत्वपूर्ण जो टॉपिक था। जैसे मैंने आपको कहा कि भारत का आर्थिक इतिहास के बारे में, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास जो है उस टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो ये रहे आज के 3 टॉपिक जो महत्वपूर्ण बताया है। एक एक लाइन को आप लोग अपने तरीके से इसको लिखिए, उसको कंठस्थ कीजिए और अपनी परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। ऐसे ही मैं छोटा छोटा वीडियो आप लोग को देता रहूँगा ताकि जब भी आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा स्टार्ट हो आप इतने परिपक्व हो जाएं कि अपने क्वेश्चन करने की स्थिति में या आ जाएं। ठीक है, तो ये रहे आपके टॉपिक। कल हम बात करेंगे रेलवे का विकास। ठीक है, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।